हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। तो आज हम भूतिया डायरीज में एक और सच्ची घटना लेके आए हैं जो आपके दिल दिलाने के लिए काफ़ी है। कहानी है 3 लड़कियों की और जिन्होंने कहानी शेयर किया उनका नाम जेसिका है। तो आगे की कहानी हम जेसिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो डर का ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो कुछ महीने पहले मेरे दोस्त योको और मैं एक लड़की के घर गए स्लीप ओवर के लिए, क्योंकि हमारे माता पिता एक सोसाइटी कैंपिंग में गए हुए थे। वैसे तो उस लड़की को मैं इतना अच्छे से नहीं जानती थी। उसका नाम था एमी और वो मेरे दोस्त योको की दोस्त थी। तो इसी तरह हम कॉमन फ्रेंड बन के मिले। योको और एमी दोनों एक साथ स्कूल पढ़ते थे जब वो छोटे थे। एमी बड़ी अजीब लड़की थी। वो बहुत शांत रहती थी और शायद अभी ही कुछ कहती थी। उसके माता पिता भी सोसाइटी के कैंपिंग में गए थे, तो इस कारण हम तीनों एमी के घर में खेले थे। हम बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे को भूतों की कहानी सुनाएंगे। पर दिक्कत यही थी कि हमें कुछ ज़्यादा कहानियाँ मालूम नहीं थी और जो कुछ भी हमें मालूम था वो तो बच्चों वाले भूतों के किस्से थे। इतने में अचानक से एमी ने कहा, मुझे एक वेबसाइट मालूम है, और अपनी लैपटॉप खोलने लगी और एक सेव किया हुआ गया वेबसाइट में क्लिक किया। मैं और योको एमी के पास जाकर उस वेबसाइट को देखने लगे। उस वेबसाइट में दुनिया की बहुत डरावनी कहानियाँ लिखी हुई थी और उनमें से कई कहानी तो हमारे खुद के देश यानी कि जापान की भी थी। एमी वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करने लगी और हम मॉनिटर पे आग गड़ाए हुए बैठे थे। योको ने इशारा करते हुए एक कहानी के टाइटल को दिखाया और कहा, ये कौन सी कहानी है? ये सुनते ही एमी के चेहरे की हाव भाव बदल गए और वो सीरियस हो गई और बोली, तुम्हें ये कहानी नहीं पढ़नी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। फिर मैंने कहा, ये पूरी वेबसाइट ही अजीब है। और योको ने भी एमी से पूछा, क्या ये वेबसाइट बच्चों को देखना अलाउ है? जवाब दिया, ये कुछ कहानियाँ और गेम इस वेबसाइट पे बहुत ही खतरनाक हो सकती है, जैसे ये वाली। और इतना बोलते ही एमी ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। उसमें एक औरत थी जिसकी बहुत ही लंबी और काली बाल थी और उसके चेहरा बहुत डरावना था। उस औरत का चेहरा हर जगह से कटा हुआ था और खून रिस रहा था। मैं ज़्यादा देर उस पिक्चर को देख नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। उसमें ये भी लिखा था कि जिस इंसान ने ये कहानी लिखी है वो इंसान ही नहीं है। तो मैं ये कहानी नहीं सुननी चाहिए, एमी ने कहा। योको ने कहा, तो फिर नहीं सुनते हैं। और फिर मैंने भी बोला, बंद करो इस वेबसाइट को और चलो सोने चलते हैं। और उस वेबसाइट को लेकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, यानी कि ये अजीब कहानियाँ कहाँ से मिलती होंगी इनको, और ये लोग इनको कलेक्ट भी क्यों करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये लोग इस वेबसाइट को बनाए ही क्यों है। कुछ तो था जो मुझे सही नहीं लग रही थी, लेकिन एमी ने हमारे बातों को अनसुना कर दिया और उस वेबसाइट वाले वीडियो को प्ले कर दिया। और जैसे ही वीडियो प्ले हुई, जो औरत उस वीडियो पे वो कहानी बोल रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर योको और मैं बहुत ही डर गए। हमने कहानी की शुरुआत तो सुन ली थी। मैं अपने कानों पे हाथ रखते हुए वॉशरूम की ओर चली गई और मेरे पीछे पीछे योको भी चली आई। जब तक वो कहानी ख़त्म हुआ हम वॉशरूम पे ही वेट करते रहे। मुझे ये तो याद नहीं है कि वो कहानी किसके बारे में थी, पर इतना ज़रूर याद है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी थी और वो कहानी कम और कविता ज़्यादा लग रही। फ़र्क इतना ही था कि वो कविता आपस में राइम नहीं कर रहे। जैसे ही वीडियो एंड हुआ और हम वापस आए तो एमी ने अजीब तरीके से हमें देखा और कहा, देखो कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। योको और मैंने एक स्माइल दिया और बिस्तर पर चले गए। रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और हमें नींद आने लगी थी, तो हम सब सोने चले गए। एमी अपनी बिस्तर पर चली गई और योको और मैं बगल पर ही रखा हुआ एक गद्दा पर लेट गए। हमने लाइट ऑफ कर दी और हम सोने चले गए। लेकिन जब भी मैं किसी और के घर पे सोती हूँ तो मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रात के तकरीबन 1 या 2 बज रहे थे और मेरी आँख खुल गई थी एक अजीब आवाज़ के कारण। फिर मुझे पता चला कि वो आवाज़ तो एमी की थी। वो नींद में ये आवाज़ निकाल रही थी। देखने में लग रहा था कि शायद उसे बुरे सपने आ रहे थे, इसीलिए मैंने योको को धक्का दिया ताकि वो एमी को जगा सके। योको नींद में ही बोलने लगी, शायद एमी को सोने से पहले वो कहानी नहीं पढ़नी चाहिए थी। अचानक से एमी शांत हो गई और मुझे लगा सब नॉर्मल है, तो मैं फिर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ
10 या 20 मिनट हुए थे, मेरी आँख लगी ही थी कि एमी की आवाज़ और तेज़ होने लगी और वो ये बोलने लगी, ऐसे ऐसे तुमने ढूंढा, बताओ कैसे तुमने ढूंढा। तो मैंने योको को इशारा किया और हम दोनों कोने पे बैठकर एमी को सुनते रहे। वो फिर से बोलने लगी, तुम्हें कैसे पता चला बोलो। उसकी आवाज़ को सुनकर इतना तो तेज था कि वो कोई नींद में बात नहीं कर रही थी। उसकी आवाज़ सच में बहुत ही भयानक हो गई थी। योको ने कहा मुझसे, शायद एमी बुरा सपना देख रही होगी। योको ने इतना कहा ही था कि एमी झट से अपने बिस्तर से उठ गई और चलने लगी। जिस तरह से वो चल रही थी वो देखकर लग रहा था कि कोई उसे कठपुतली की तरह नचा रहा था। ये सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई और मैं बुरी तरीके से डर गई और डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। हम एमी के पीछे छुपे हुए थे और एमी की गर्दन साइड पे लटकी हुई थी। उसके काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। एमी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी बिस्तर को ही देख रही थी। एमी अचानक से रुक गई और फिर धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ने लगी। ये देखकर योको पूरी तरीके से डरने लगी और कहने लगी, ये एमी नहीं हो सकती, ये एमी नहीं है। एमी अभी भी धीरे धीरे मुड़ ही रही थी और योको एमी को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुझे एमी को देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस उसे ही देखती रही। मेरी धड़कन की धक धक की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मुझे आज भी एमी का वो चेहरा याद है। वो एमी का ही चेहरा था, लेकिन वो एमी नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गई थी, मानो कि जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। उसके चेहरे का आकार विकृत हो गई थी और वो एक चुड़ैल जैसे दिख रही थी, उसी वेबसाइट वाली कहानी जैसी। एमी का चेहरा देखकर लग रहा था कि किसी और का चेहरा उसके साथ जुड़ गया हो। उसे देखकर ये साफ पता लग रहा था कि कोई और औरत थी उसके अंदर जो एमी बनने का दिखावा कर रही थी। फिर एमी ने अपने डरावने आवाज़ से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कैसे, बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कैसे। हैरानी की बात तो यह है कि उसके आगे मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे लगता है मैं और योको शायद बेहोश हो गए थे इसके बाद। जब मैं सुबह उठी तो योको मेरी बगल में ही लेटी हुई थी, लेकिन एमी के बिस्तर पर बस उसके रात में पहने गए हुए कपड़े ही पड़े हुए थे। एमी का कुछ नामो निशान नहीं था। मैं और योको बहुत डर गए थे, तो हम सीढ़ी से होकर नीचे चले गए, लेकिन हमने देखा कि पूरा घर खाली है। हमने एमी को हर जगह ढूंढा, एमी कहीं पे नहीं थी। हमें अभी तक तो लग रहा था जो हादसे रात में हुए थे वो बस हमारे सपने हैं, लेकिन अब हमें यकीन हो गया था कि वो रात में हादसा सच में हुआ था। और जैसे ही रात के हादसे हमारे चेहरे के आगे झलकने लगी, मैं और योको अपने बैग लेकर उधर से जितने जल्दी हो सके निकल गए। अपने घर आकर हमने कई बार एमी को कॉल लगाया, पर हर बार उसका मोबाइल बस आउट ऑफ रेंज का मैसेज ही दे रहा था। हमने शाम को भी कई बार उसको कॉल किया, लेकिन हर बार बस आउट ऑफ रेंज ही बता रहा था। उसी शाम हमने एमी के घर कॉल लगाया और उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। फिर हमें पता लगा कि उसके माँ को भी एमी के बारे में कुछ पता नहीं था। योको और मैंने अपने सारे दोस्तों को टेक्स्ट किया। फिर हमें पता चला कि एमी का ना ही किसी के साथ बात हुआ था और ना ही वो किसी से मिली थी, मानो कि उसके वजूद इस दुनिया से मिट गया हो। एमी के माता पिता ने पुलिस में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया और पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा। काफ़ी लोगों का मानना था कि वो घर से खुद ही भाग गई है। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन किसी को एमी के बारे में कुछ सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मुझे और योको को भी काफ़ी सारे सवाल पूछे, पर हमारे पास भी बताने को कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते थे कि उस रात हम बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। पर इतना हम यकीन से कह सकते हैं कि एमी घर से खुद नहीं भागी थी। कुछ दिनों के बाद योको मेरे घर आई और हम दोनों ने मेरे लैपटॉप में वो वेबसाइट को ढूंढने की कोशिश की जो एमी ने उस रात को पढ़ा था। हम स्क्रॉल करते गए और इतने में हमें वो लिंक दिख गया। उंगलियां कांपते हुए योको ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया, लेकिन इस बार लिंक खुलने की जगह एक नोटिस आया। ये कहानी अब हटाया गया है, इस कहानी को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। हम दोनों ने पूरा साइट छान मारा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तब से लेकर अब तक मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे आज भी डर लगता है कि किसी दिन जब मैं सोकर उठूंगी शायद मैं इस दुनिया पे ही नहीं रहूंगी।
मेरे डर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस हादसे को तकरीबन 20 साल बीत गए हैं। 20 सालों से लेकर अब तक मैं किसी के घर में रात में नहीं रुकी हूँ और आगे रुकूंगी भी नहीं। तो दोस्तों, यहीं पे ये घटना समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह आपको डर ज़रूर महसूस हुआ होगा। अगर आपके पास भी कोई दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानी को भूतिया डायरीज में शामिल करें और आपकी कहानी को पूरे दुनिया तक पहुंचाएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानी लाते रहें। अब तक के लिए आत्मा से बच कर रही भूतिया डायरीज।